we are going to start up a new chapter here, that is chapter number 9, force and laws of motion. हमने पढ़ा है पहले भी, हम है ना बहुत क्लासेस में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ में जब हम पुल या पुश करते हैं और तो एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं पुल एंड पुश इज़ कॉल्ड फोर्स, ठीक है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ऐसे हमने है ना बहुत सारे टर्म्स लेना लास्ट चैप्टर मतलब जो हमारा 8 चैप्टर था मोशन, उसमें हमने पढ़ा है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है ना, पोजीशन वगैरह, ये सब हमने पढ़े हैं, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं हम फोर्स का यूज़ डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़ उठाना होता है तो हमें ना, जैसे हम वॉक करते हैं तब भी हम फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम जब कोई चीज़ ड्रैग करते हैं, ड्रैग मतलब जैसे सपोज़ हम टेबल ड्रैग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम उसको पुल भी करते हैं। जैसे ड्रॉअर ओपन कर रहे हैं तो हम उसको पुल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम डेली लाइफ में फोर्स का यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग है। नॉर्मली हम जितने भी स्प्रिंग वाले मटेरियल्स यूज़ करते हैं उन सब में क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये बोल सकते हैं उसका जो फोर्स रहता है वो दो अपोजिट डायरेक्शंस में वर्क कर रहा होता है। जैसे हमने ये यहाँ पे आपको एक एग्जांपल शो किया है, ये एक बॉल है, बॉल को अगर हम दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पुश, ठीक है। अगर हम पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो रहा है। फोर्स तभी अप्लाई माना जाता है जब उस ऑब्जेक्ट पे, जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब उस ऑब्जेक्ट पे चेंजेस अपीयर हो और हम वो चेंजेस देख सकें, जैसे चेंज इन शेप, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। जब है ना शेप या वॉल्यूम चेंज होता है या पोजीशन चेंज होती है तो उस टाइम पे फोर्स अप्लाइड माना जाता है। अब फोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे हमने देखा है शीशॉ सब है ना, नॉर्मली है ना सबने है ना झूला होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे अपोजिट में जो हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है हम उससे बोलते हैं बैलेंस मेंटेन करने को, ताकि हम नॉर्मली उसको एक स्ट्रेट लाइन पर मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो वो क्या है, बैलेंस फोर्स। जिस वक्त हम अपन दोनों साइड से फोर्स को इक्वल रखते हैं उस टाइम पे वो क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स कब होता है, जब कोई एक पर्सन नीचे साइड हो तो वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि एक साइड है ना फोर्स ज़्यादा है और दूसरी साइड फोर्स कम है। ऐसे इसके हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में शो किया गया है, अगर इस टेबल के ऊपर एक ये बॉक्स रखा हुआ है, अगर इसको दो डायरेक्शंस में ना देखा जाए, एक एक्स डायरेक्शन दिया है, दूसरा डायरेक्शन वाई दिया हुआ है। अगर हम दो डायरेक्शंस में देखते हैं, ठीक है, अगर यदि हम दोनों साइड से इसको इक्वली है ना खींच रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगा वो उस साइड चला जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम और बोल सकते हैं, जैसे हम बहुत पहले खेलते थे कि ना बहुत सारे लोग एक ही साइड है ना रोप को है ना टाई अप करे हुए हैं और फिर उसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा कि जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगा वो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, होता है ऐसा। तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कब बोलेंगे, जब दोनों साइड से इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। और जब है ना दोनों साइड से इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, ये बॉक्स जो है वो किसी एक डायरेक्शन में चला जाएगा, या तो इस साइड या इस साइड, ठीक है। और यदि बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो वो कहीं मूव नहीं करेगा, वो एज इट इज़ अपनी पोजिशन पर रहा आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे शो किया है एक ना बॉक्स है जिसको दो स्टूडेंट्स ना पुश कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये लोग जो पुश कर रहे हैं ये ऊपर साइड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जो नॉर्मली ग्रेविटेशन का फोर्स है वो किधर ना वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ये कब तक कि है ना नहीं मूव होगा, जब तक कि ये ना इनका फोर्स है ना मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, तब तक कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। जैसे ही पहले ये ना क्या हुआ, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था तो बॉक्स मूव नहीं हुआ, फिर जैसे ही इन्हें ना थोड़ा सा फोर्स और अप्लाई किया ज़्यादा तो वो इक्वल अमाउंट का जब हो गया फोर्स तो क्या होगा, तब ये थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब इसका ना स्टूडेंट्स का फोर्स ज़्यादा हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया तो वो कम्प्लीटली बॉक्स मूव हो जाएगा और उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने मोशन पढ़ा था, व्हाट इज़ मोशन, और उसके डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। अब अलग अलग तरीके से है ना 3 लॉज होते हैं मोशन के, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है Newton further studied Galileo's idea, force and motion, and presented 3 fundamental laws that govern the motion of the object. यहाँ पे न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन। उन्हें ना जो गैलीली एक साइंटिस्ट थे, उनके जो ना 2 टर्म्स थे, कौन कौन से, फोर्स एंड मोशन, उसको और ज़्यादा हाईली स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उनने उसी टॉपिक में हमें 3 लॉज दिए, द 3 लॉज ऑफ मोशन नॉन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और उन तीनों लॉज को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या है इसका, कोई भी एक ऑब्जेक्ट तब तक कि है ना उसी पोजीशन में रहेगा, या तो रेस्ट की पोजीशन, रेस्ट पोजीशन मतलब आप ये बोल सकते हैं वो मूव नहीं करेगा, कब तक, जब तक उसमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर एक ना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक कि वो उसी है ना क्या बोल सकते हैं उसी स्टेट में है ना रहाएगा, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो। उसको अपना है ना स्टेट चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। ये क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इन अ इक्विवेलेंट वे, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग इन विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने ही पोजीशन में रहा आना, अपने ही स्टेट में रहा आना, मतलब या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, ठीक है। अपने ही स्टेट में रहा आना जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यहाँ पे 2 टाइप्स के इनर्शिया मिल जाएंगे हमें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहेगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसका ना इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड लॉ पे देखेंगे। यहाँ पे हमें हिस्ट्री दी हुई है गैलीलियो गैलीली की, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने है ना बहुत सारी स्टडीज़ करके हमें मोशन और फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे इनर्शिया और मास के बारे में पढ़ेंगे पहले। यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, मास और इनर्शिया। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो वो मोशन पे ही रहेगा। इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। वो यदि चल रहा है तो है ना यूनिफॉर्म मोशन पे अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म में रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म पे है तो वो नॉन यूनिफॉर्म पे मूव करता रहेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। बट इफ़ वी किक अ स्टोन विद द सेम साइज ऑफ इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स। अगर हम देखते हैं कि यदि ना हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी जंप करके वो मूव करती है ना। और यदि उसी जगह पे हम उसी साइज़ का कोई एक स्टोन ले लें और उसको स्टोन को है ना किक करेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट इतना जो स्टोन रहेगा वो इतना मूव नहीं करता है, और ये भी बोल सकते हैं कि वो मूव ही नहीं करता, बहुत कम मूव करता है। वी मे इनफैक्ट गेट इंजर्ड इन आवर फुट वाइल डूइंग सो। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो ना जो स्टोन है वो मूव ही ना करे, सिर्फ हमारे पैर में एक इंजरी दे दे। इंजरी मतलब एक चोट सी दे दे बस।
इंस्टेड ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन वी यूज़ अ 1 रुपी कॉइन। अगर हम है ना जैसे टॉस करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे अगर हम 1 रुपी कॉइन नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज द वेट ऑफ 1 रुपी कॉइन इज़ लेसर देन 5 रुपी कॉइन। ठीक है, तो जो 5 रुपी कॉइन का वेट होता है वो 1 रुपी कॉइन के ना वेट से ज़्यादा होता है। वी फाइंड द लेजर फोर्स टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। हमें क्या होता है, कम फोर्स चाहिए होता है। A force that just enough to cause a small car to pick up a very large velocity will produce a negligible change in the motion of train। मतलब यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखना है अब? हैवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया। मतलब जितना ज़्यादा है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है या फिर जितना ज़्यादा उसका वेट होता है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्स बाय इट्स मास। ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो होता है वो उसके मास के थ्रू ही मेजर किया जा सकता है। वी में 10 रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। इसलिए हम मास और इनर्शिया को रिलेट कर सकते हैं। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हम क्या बोल सकते हैं? इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी है ना स्टेट में ही कंटिन्यू रखने की एक कैपेसिटी है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। और मास क्या होता है? मास ये होता है कि अगर हम जब किसी भी है ना ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मेजर करते हैं कि उसमें कितना इनर्शिया है तो हम उसी को मास बोलते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? हमने अभी इससे पहले ना वेलोसिटी पढ़ा था। ठीक है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट पढ़ी थी, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट भी पढ़ी थी। ठीक है, द appears to exist some quantity of importance that combines objects mass and its velocity। कोई भी ऐसी एक क्वांटिटी जो है ना मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी को कोरिलेट करती है, उसको हमने उसको क्या नाम दिया है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया है। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक क्वांटिटी होती है जो ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी जो होती है उस पर कोरिलेट करती है। कोरिलेट करती है मतलब उन दोनों का एक दूसरे से कहना चाहिए एक रिलेशन बनाती है उनके बीच में। उसी क्वांटिटी को हमने नाम क्या दिया है? मोमेंटम, इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। और ये जो क्वांटिटी है ये भी किसने हमें बताई थी? आइजैक न्यूटन ने बताई थी। The momentum p of an object is defined as the product of its mass m and velocity v। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? हमेशा हम मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, है ना? वैसे ही हम यहाँ पे मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। हमेशा ना जो मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को वो किसके इक्वल होगा? मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड, दोनों चीज़ें होती हैं। इट्स डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ वेलोसिटी। और हमेशा मोमेंटम किस डायरेक्शन में वर्क करता है? जिस डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन पे उसकी वेलोसिटी होगी। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोमीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब कितना इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड। कितना केजी का ना उसका वेट है और मीटर पर सेकंड हमारी ऐसा यूनिट होती है कि वेलोसिटी की। सिंस दैट एप्लीकेशंस ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट द फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? जैसे फोर्स है ना वेलोसिटी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, है ना? तो वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्टली फोर्स मोमेंटम को भी चेंज कर देता है। यहाँ पे फिर आपको एक सिचुएशन दी है दैट यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ।
Second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. यहाँ पे क्या बताया गया है, यदि हम इसको स्टेट करना चाहें, यदि हम इसको वर्डिंग्स में लिखना चाहें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, तो क्या रहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जितना है ना वो चेंज हो रहा है मोमेंटम में, वो किसके ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जितना भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ही ज़्यादा चेंजेस हम मोमेंटम में देख सकते हैं, और जितना कम फोर्स अप्लाई होगा उतना ही कम फोर्स इतना ही कम है ना मोमेंटम में चेंज देखेंगे. और जो चेंजेस दिखाई देगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा. जिस साइड वेलोसिटी या फिर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन पे होगा. मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ करेंगे. यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है, जिसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हमने माना है मतलब फर्स्ट मोमेंटम एक ही ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसको फिर मूविंग कंडीशन में लेके जाएंगे हम, ठीक है. रेस्ट पे हमने क्या माना है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी वी से डिनोट करेंगे हम, ठीक है. तो फर्स्ट मोमेंटम निकाल रहे हैं हम. फर्स्ट मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1. P2 मतलब फाइनल वेलोसिटी वाला और माइनस P1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाला. तो क्या लिख सकते हैं हम, P2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे MV, और माइनस P1 की वैल्यू कितनी आएगी MU. यहाँ पे हम M कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है. क्या बचेगा V माइनस U. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V माइनस U. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मतलब मैंने पहले भी बताया, रेट मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाय टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी नई चीज़ का अगर आपको दिया है तो वहाँ पे हम टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हमने उसको टाइम कर दिया. द अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे फोर्स जो भी अप्लाई होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, M इंटू वी माइनस यू अपॉन टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा. यहाँ पे कांस्टेंट हमने K को माना है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा KM इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. अब हमें पता है, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. इसलिए हम क्या लिख देंगे, F इक्वल्स टू KMA. यहाँ पे है ना F की वैल्यू क्या हो गई, KMA. K कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 अगर हम मान ले रहे हैं. द क्वांटिटी K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो. द ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन आर kg एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. तो ऐसा यूनिट ऑफ मास की क्या होती है, kg होती है, और एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. दस the unit of force is also chosen that the value of K is constant become 1. अगर हम constant है कोई भी चीज़ तो उसकी वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, 1. अगर हमने K को 1 मान लिया तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MA, ठीक है. For this, 1 unit of force is defined as the amount of that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass. हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स कब होगा, 1 यूनिट का फोर्स कब माना जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg हो और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ना स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, तब हम उसको मानेंगे 1 यूनिट ऑफ फोर्स. दस द वैल्यू ऑफ K बिकम्स 1. इक्वेशन नंबर 1 अगर हम इक्वेशन में K की वैल्यू 1 कर दें तो F इक्वल्स टू MA हो जाएगा. द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, विच हैज़ अ सिंबल कैपिटल N, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं. न्यूटन और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों इक्वल होगी. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ मेथड to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिल गया कि किसी भी ना ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है हम उसको मेजर कर सकते हैं. कैसे, उस ऑब्जेक्ट का जितना मास है उसको इनटू कैसे करेंगे, इनटू एक्सेलरेशन से, जिससे जितनी भी स्पीड से वो एक्सेलरेट हो रहा है.
here are some examples given to you. You have to solve it by yourselves. Now coming to our last topic, that is third law of motion. ठीक है, अभी तक की हमने दो लॉ पढ़े हैं मोशन के. फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, लॉ ऑफ मोमेंटम. ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए. ठीक है, अब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे. थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts the force back on the first. मतलब हम ये बोल सकते हैं, जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड होते हैं मतलब टकराते हैं, तो क्या होता है, उनकी स्पीड, जैसे मान लो अलग अलग वेलोसिटी से ना मूव कर रहे थे, तो क्या होगा, टकराने के बाद आफ्टर कोलिशन वो उनकी स्पीड्स या तो सेम हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी. ठीक है, दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन. इन दोनों को क्या होता है, टकराने के बाद उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल हो जाता है फोर्सेस का, और जो डायरेक्शंस होते हैं वो कैसा होता है, अपोजिट होता है. ठीक है, दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा होता है वो फोर्स, कभी एक ही ऑब्जेक्ट पे दो डायरेक्शंस को नहीं ले जाएगा वो. इन द गेम ऑफ फुटबॉल, समटाइम्स वी वाइल लुकिंग एट द फुटबॉल ट्राइंग टू किक इट विद द ग्रेटर फोर्स. कभी कभी ऐसा होता है फुटबॉल खेलते टाइम कि हम अपनी टीम के साइड अपना गोल करने के लिए क्या करते हैं, फुटबॉल को अपनी डायरेक्शन में लेते हैं और अपोजिट टीम का जो प्लेयर होता है वो उसकी डायरेक्शन में ले जाता है. तो हम क्या सोचते हैं, हम ज़्यादा फोर्स से किक करेंगे तो ये हमारी डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे ही सोचते हैं. और क्या होता है, जैसे ही हमने ना किक किया और अपोजिट टीम के प्लेयर ने भी किक किया तो वो कोलाइड हो जाते हैं. कोलाइड विद द प्लेयर्स इन द ऑफ द अपोजिट टीम. Both feel hurt because each apply a force to other. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ही दोनों ने एक साथ किक किया तो क्या होगा, दोनों के पैर में लग जाती है और वो बॉल कहीं मूव नहीं होती, ना इस साइड होती ना इस साइड होती, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा या फिर उस साइड मूव होगी. इन अदर वर्ड्स, दिस इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एंड नॉट जस्ट वन फोर्स. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई किए गए थे, एक फोर्स नहीं था. The two opposing forces are known as action and reaction forces. यहाँ पे जो दो अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं इसको हम एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों बोलते हैं. फर्स्ट फोर्स जो होगा वो एक्शन फोर्स होगा, जो सेकंड फोर्स रहेगा वो रिएक्शन फोर्स होगा. ऐसे ही इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे बुलेट और गन का एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे ही हम बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे बुलेट है ना मूव हुई, बुलेट के यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, और यहाँ पे जितने ना फॉरवर्ड डायरेक्शन से बुलेट मूव होगी उतना ही एक बैकवर्ड फोर्स गन में आएगा. वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल फोर्स ऑन द गन. रिकॉइल फोर्स उसमें एक है ना फील किया जाता है, जो भी शूट करते हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट even though the action and reaction force are always equal in magnitude, these forces may not produce the acceleration of equal magnitudes. जबकि हमें पता है जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो दोनों अलग अलग है ना ऑब्जेक्ट में वर्क करते हैं. ठीक है, और हमें ये भी पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट कभी उनका एक्सेलरेशन इक्वल हो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. This is because each force acts on the different object that have different mass. ये इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो रहे हैं, और इनका जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट का वो भी अलग अलग हो सकता है. इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो दोनों को ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल ही हो, उसका एक्सेलरेशन इक्वल होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को एक स्टेटमेंट दिया था, ऐसे ही हम थर्ड लॉ को क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, इन एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि हर एक्शन, जितने भी एक्शंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें है ना एक
इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम किसी भी ना रिवर पे बोटिंग कर रहे हैं और हम डायरेक्टली बोट से जंप करके यहाँ पे ब्रिज पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही आप बोट के ऊपर से ना जंप करते हैं तो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ना जंप किया, आप तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाओगे, बट जो आपका है ना फीट के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होगा तो वो क्या करेगा, वो बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन पे ले जाएगा। और जितना फोर्स से आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जंप किया है उतना ही फोर्स से बोट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इन एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक लास्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है। यहाँ पे दो हमने वो माने हैं ऑब्जेक्ट्स, एक का हमने मास माना है ma है ना, और यहाँ पे मास mb, ठीक है, जो एक मूव कर रहा है u_a वेलोसिटी से और u_v वेलोसिटी से, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी बताई है ये दोनों की। इसके बाद क्या होगा, लास्ट में दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे, एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे और कोलिशन के बाद यहाँ पे हमने ना क्या आ जाएगी, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी va और vb, ठीक है। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिशन विल बी, जिस टाइम पे कोलिशन हो रहा है उस टाइम पे कितना होगा, दोनों ना एक दूसरे से ना टच में हैं, तो ma va माइनस ua अपॉन t। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी, हम सेकेंड वाली बॉल के लिए भी ना ऐसे लिख सकते हैं ड्यूरिंग कोलिशन, तो क्या हो जाएगा mb vb माइनस ub अपॉन t। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, द फोर्स FAB exerts by ball A on B and the force FBA exerts by ball B on ball A must be equal and opposite to each other। क्या होगा, ये दोनों फोर्स जो हैं जो एक दूसरे पे अप्लाई किए गए हैं, दोनों बॉल ए और बॉल बी ने अप्लाई किए हैं, वो दोनों फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे बट अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, FAB इक्वल्स टू माइनस FBA। माइनस का साइन हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अपोजिट में है, वो अपोजिट में है, इसलिए हम वो माइनस से उसको डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, MA UA माइनस VA माइनस UA अपॉन T इक्वल्स टू माइनस MB VB माइनस UB अपॉन T। अगर हम T से T कैंसल आउट कर दें और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा, और A वाली वैल्यू एक साइड कर लेते हैं और B वाली वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, मतलब सॉरी, अगर हम इनिशियल वैल्यूज़ एक साइड कर लेते हैं और फाइनल वैल्यूज़ एक साइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, MA UA प्लस MB UB इक्वल्स टू MA VA प्लस MB VB। सिंस MA UA प्लस MB UB is the total momentum of two balls A and B before collision and MA VA प्लस MB VB is the total momentum after collision। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट साइड जो होगी वो मोमेंटम बिफोर कोलिशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला साइड मोमेंटम आफ्टर कोलिशन हो जाएगा। We observe that the total momentum of the two balls remains unchanged or conserved provided no external force acts। हम क्या बोल सकते हैं, इससे क्या पता चलता है कि बिफोर कोलिशन भी जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिशन भी रहता है। तो या तो ये बोला जा सकता है कि उसमें कोई भी ना फोर्स का कोई भी ना असर हमें दिखाई नहीं देगा, या फिर ये कहा जा सकता है कि उसको ये फील होता है जैसे कोई फोर्स अप्लाई ना किया गया हो। एज अ रिजल्ट दिस आइडियल कोलिशन एक्सपेरिमेंट वी से दैट द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिशन। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो सम होता है मोमेंटम्स का किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के, दैट इज इक्वल्स टू आफ्टर बिफोर कोलिशन भी वो उतना ही होता है और आफ्टर कोलिशन भी वो उतना ही होता है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, और कोई भी एक्सटर्नल जो फोर्स रहता है अनबैलेंस्ड फोर्स वो उनके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता है।
दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं. दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटिव एज गिवन द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अनचेंज और कंजर्व बाय द कोलिशन. इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स का वो चेंज नहीं होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो टोटल कंजर्व हो जाता है. कंजर्व हो जाता है मतलब सेव होके रह जाता है कोलिशन के बाद भी. यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको गिवन है दैट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. Here our chapter is finished. You have to read these important points, summary of this chapter, and I will give you questions very soon. Thank you.